नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सर्विस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्याय थर्ड की, यानी हमारे क्लास 8 का अध्याय थर्ड, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यानी इससे पहले हमने पहला और दूसरा चैप्टर दो पार्ट में डाला था। 4 वीडियो डाले गए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम शुरू करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संश्लेषित रेशे हैं जो क्या होते हैं, यानी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे वह रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि ऊन से जो हम पहनने वाले कपड़े हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे ऊन वगैरह इनसे प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित रेशे यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वह रेशे जो क्या होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो संश्लेषित रेशे या फिर क्या कहलाते हैं दोस्तों, मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये एक संश्लेषित रेशा है जो कि एक छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। यानी जैसे हम एक बात करते हैं, ये छोटे छोटे मनके हैं, इनको जोड़कर एक माला बनती है। यानी ये क्या हो गई, ये एक छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। ये छोटी छोटी इकाई मिलकर क्या बनाती हैं, रेशे का निर्माण करती है या फिर एक श्रृंखला बनती है। और प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। ये प्रत्येक छोटी इकाई है दोस्तों, ये एक रासायनिक पदार्थ होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल का निर्माण करते हैं। ये अनेक छोटी इकाइयाँ हैं जो मिलकर क्या करती है, ये एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है, एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, जो क्या कहलाती है, जो बहुलक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं बहुलक। जिसको कहते हैं बहुलक, यानी बहुत एकलक इकाइयों से मिलकर बनी हुई श्रृंखला क्या कहलाती है दोस्तों, बहुलक। ठीक है, बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पॉलीमर। ये पॉलीमर ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से, एक तो हो गया पॉली और एक हो गया मर। ये दो शब्दों से जोड़ से बना है शब्द पॉलीमर, दो शब्दों से के जोड़ से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे समझते हैं, बहुलक, बहुलक मतलब अनेक इकाइयों से मिलकर बनी हुई इकाइयाँ बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो इस पॉली का अर्थ होता है अनेक, पॉली का अर्थ होता है अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग या फिर कह सकते हैं हम इकाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी पॉली का अर्थ क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है जो दोस्त होता है अनेक, और मर्द का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है भाग या फिर इकाई, यानी अनेक इकाइयाँ। तो पॉलीमर क्या हो गया, अनेक इकाइयों से मिलकर बनी हुई इकाई, जिसको बहुलक या फिर पॉलीमर कहते हैं। ये आप समझ गए संश्लेषित रेशा क्या होता है। यानी जो मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है वो संश्लेषित रेशा होता है। और ये जो है, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, और वो श्रृंखला है, जो उस श्रृंखला में जो भी छोटी छोटी इकाइयाँ होती है वो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में होती है। और इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल का निर्माण करती हैं, जिसको एक बहुलक कहते हैं, सॉरी। और बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर दो शब्दों से बना है, एक अर्थ है पॉली, एक मर, दो शब्दों से मिलकर बना। ये ग्रीक भाषा से ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग या फिर इकाई, यानी अनेक इकाइयों से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे बहुलक क्या होता है। अब बात करते हैं कि संश्लेषित रेशों के प्रकार, यानी संश्लेषित रेशों के उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण मैं आपको लिख देता हूँ, या फिर इसके प्रकार भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे रेयॉन, नायलॉन,
नायलॉन। इसके ये जो दोस्तों एग्जाम्पल है, यानी रेयॉन, नायलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर। जैसे अब बात करते हैं ये इसके प्रकार भी मान लेते हैं। रेयॉन, रेयॉन ये कैसे बनता है, इसका निर्माण, रेयॉन का रेशे का निर्माण कैसे होता है, तो सेलुलोज, सबसे पहले सेलुलोज, इसके साथ दोस्तों मिला देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है। यानी सेल्यूलोज, फिर मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, इन तीनों को मिलाते हैं तो इनसे क्या होता है, एक गाढ़ा द्रव तैयार होता है। क्या बनता है दोस्तों, गाढ़ा द्रव, ठीक है। ये गाढ़ा द्रव बनता है, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं विस्कोस। विस्कोस, ये एक गाढ़ा द्रव बन गए। फिर इनको क्या किया जाता है दोस्तों, एक इस प्रकार का एक सांचा बना होता है, इसके अंदर विस्कोस को डाल दिया जाता है या फिर गाढ़ा द्रव इसके अंदर भर दिया जाता है। क्या, ये इसके अंदर विस्कोस, इसके नीचे एक बाल्टी या फिर कोई मान ले बड़ा सा बर्तन या फिर इसके अंदर नीचे कोई टब रख दिया जाता है। इसके नीचे क्या है दोस्तों, एक टब रख दिया जाता है और इसमें क्या, छोटे छोटे छेद होते हैं और इसके अंदर है जो सांद्र भर दिया जाता है, ठीक है, सांद्र अम्ल H2SO4 डाल दिया जाता है, इसके अंदर H2SO4 डाल दिया जाता है, ठीक है, H2HO4 डाल दिया। इसके अंदर जो छोटे छोटे या महीन छेद होते हैं, इन छेदों से है जो ये गाढ़ा द्रव निकलकर इसके अंदर आता है, ठीक है, ये इसके अंदर आता है, पूरा पूरा इसके अंदर आता है। तो जब ये सांद्र में प्रवेश करता है तो इसका ये भाग क्या होता है, ये भाग है जो रेशा बन जाता है, यानी रेशे का निर्माण होता है, रेशा बन जाता है। इस प्रकार क्या है दोस्तों, रेयॉन रेशे का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि इस रेयॉन रेशे के है जो यूजेज कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेयॉन का उपयोग किया जाता है चादर बनाने में, जो हम घर में काम लेते हैं चादर बनाने में, या फिर कह सकते हैं कालीन, कालीन, या फिर इसको कह सकते हैं गलीचा बनाने में। इसकी साइज है दोस्तों, ये थोड़े साइज में मोटे होते हैं, यानी चादर से थोड़े से ये मोटे हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नायलॉन। सेकंड हम देखते हैं नायलॉन। नायलॉन का निर्माण कैसे होता है, हेक्सामेथिलीन और एडिपिक अम्ल मिलकर क्या करते हैं, नायलॉन बनाते हैं, यानी हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन प्लस एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ये दोनों मिलकर नायलॉन का निर्माण करते हैं। और नायलॉन का उपयोग क्या होता है, नायलॉन का उपयोग जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ने के लिए जो रस्से काम में लेते हैं वो रस्से नायलॉन से बनते हैं। और जो हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का जो ब्रश होता है, ब्रश, ब्रश के अंदर के रेशे, ब्रश के अंदर के रेशे जो दोस्तों नायलॉन के बने हुए होते हैं, या फिर इनका उपयोग पैरासूट बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, नायलॉन का उपयोग पैरासूट बनाने में किया जाता है, या फिर ब्रश के अंदर के जो रेशे होते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं। और जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ने के लिए जो रस्से काम में लेते हैं, और वो भी रस्से हैं जो नायलॉन से बनते हैं। आगे हम टॉपिक लेते हैं पॉलीएस्टर या फिर एक्रेलिक। अगला बात करते हैं पॉलीएस्टर। अब बात करते हैं दोस्तों ये पॉलीएस्टर होता क्या है। पॉलीएस्टर भी एक क्या है, संश्लेषित रेशा है। ये पॉलीएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है और इस रेशे से बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इस से क्या है, जो कपड़े बनते हैं इन कपड़ों के अंदर सिलवटें नहीं पड़ती हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं आसानी से।
ठीक है। इसका तो एक ये फ़ायदा हो गया कि इसके अंदर सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये एकदम सीधा या फिर इसको कह सकते हैं ये सपाट रहता है और आसानी से धुल सकता है, धुल जाता है, आसानी से धुल जाता है। ठीक है दोस्तों। और फिर अगला इसका एग्जाम्पल देखें तो टेरिलिन। टेरिलिन एक विशेष प्रकार का जो है जो पॉलीएस्टर है, लोकप्रिय पॉलीएस्टर कह सकते हैं टेरिलिन। ये एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। इसके जो रेशे होते हैं जो बहुत ही महीन रेशों से इसको खींचा जा सकता है। एक आता है इसके अंदर पेट, PET, पेट। ठीक है। इसका बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ठीक है। ये एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का जो पॉलीएस्टर होता है और इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। प्लास्टिक है जो बोतलें बनती हैं, बोतलें या फिर तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वे रेशे जो ऊन के समान दिखाई देते हैं लेकिन अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं उसे कहते हैं एक्रेलिक। इसमें एक शब्द आता है एक्रिलिक, पॉलीएस्टर या और एक्रिलिक। पॉलीएस्टर तो हो गया और एक्रिलिक। ये एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक वे रेशे जो ऊन के समान दिखाई देते हैं, रेशे जो क्या होते हैं ऊन के समान दिखाई देते हैं। वे रेशे जो ऊन के समान दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ऊन के समान दिखते तो हैं लेकिन ऊन के होते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब एक्रेलिक वे रेशे जो ऊन के समान दिखते हैं, डबल लिख दिया, सॉरी, ऊन के समान दिखते हैं लेकिन वो ऊन के होते नहीं हैं, लेकिन अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं। ये ऊन के समान दिखते हैं लेकिन होते नहीं, इनको अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाया जाता है। अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाया जाता है। अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से बनाया जाता है। ठीक है, जिसको एक्रिलिक कहते हैं। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा पॉलीएस्टर और एक्रिलिक हो गया। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशों के गुण धर्म। ठीक है, यानी इसके उपयोग। छोटा सा ये पार्ट है हमारा, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। संश्लेषित रेशे, इसके गुणधर्म क्या है? ये एक तो है जो शीघ्रता से सूख जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं। इसमें है जो सलवटें वगैरह कपड़ों के अंदर जो कपड़े बनते हैं उसके अंदर सलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं, ये आसानी से सूख जाते हैं और अधिक चलो और कम महंगे होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम लेते हैं प्लास्टिक। हमारा संश्लेषित रेशे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला टॉपिक लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है, ये भी एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, और प्लास्टिक के एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल प्लास्टिक के बेकेलाइट, या फिर PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, या फिर बात करते हैं पॉलीथीन जो हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, और टेफ्लॉन, ये इसके है जो एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लास्टिक के एग्जाम्पल अब देख लिया आपने, बेकेलाइट, PVC और पॉलीथीन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको संरचना के आधार पर जो है जो कितने भागों में बांटा गया है। प्लास्टिक तो हम घर में प्रतिदिन है जो काम में लेते हैं, जैसे बैठने के लिए आप चेयर काम में लेते हो, वो भी एक प्लास्टिक की भी बनी होती है। और घरों में पानी भरने के लिए बाल्टी यूज करते हो, वो भी प्लास्टिक की आती है। और छोटी छोटी गिलासें भी प्लास्टिक की आती है। घरों में बिजली के स्विच लगाए जाते हैं, वो भी प्लास्टिक के आते हैं। बहुत कुछ है जो प्लास्टिक से बहुत ही
है जो पदार्थ बनते हैं या फिर उपयोग में लेते हैं वो चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं, और प्लास्टिक को आप अच्छे से जानते होते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टिक है जो कितने प्रकार का होता है। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो आता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा आता है थर्मोसेटिंग। एक हो गया थर्मोप्लास्टिक, एक हो गया थर्मोप्लास्टिक, एक हो गया थर्मोसेटिंग, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से पिघल जाए, ऐसे प्लास्टिक जो क्या है आसानी से पिघल जाए, जिसको गर्म करने पर क्या होता है आसानी से पिघल जाए, आसानी से पिघल जाए तथा इनके कई रूप तथा आकार दिए जाते हैं। वो प्लास्टिक जो आसानी से पिघल जाए, कौन सा प्लास्टिक होता है? थर्मोप्लास्टिक। और इसको पिघाल कर इनको कहीं रूप या आकार दिए जा सकते हैं, इनको कहीं रूप या फिर इसको आकार दिए जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी बाल्टी वगैरह है, इसको पानी में डालकर या फिर इसको गर्म कर पर हम इसको एकदम है जो किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे पीवीसी, पीवीसी और पॉलीथीन, ठीक है, ये तो हो गए थर्मोप्लास्टिक। अब बात करते हैं कि ये थर्मोसेटिंग यानी जो आसानी से पिघल जाए, वो तो हो गया थर्मोप्लास्टिक, और इसके है जो कहीं रूप या इसको कहीं भी आकार में बदल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जिसको क्या ताप दृढ़ भी कहते हैं, इसको ताप दृढ़ भी कहते हैं। और ऐसे प्लास्टिक जिसको उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक जिसको उष्मा देकर या फिर इसको गर्म नहीं किया जा सकता है, उष्मा देकर इसको गर्म नहीं किया जा सकता है, गर्म नहीं किया जा सकता है, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी इसको गर्म करके इससे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर कोई भी वस्तु एक बार बना दी तो फिर उसको गर्म करके दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। जैसे बात करते हैं स्विच, जो बिजली के स्विच होते हैं जो हमारे घरों में लगाए जाते हैं, वो बहुत ही कड़क होते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वो और भी कठोर हो जाते हैं, बल्कि उसको है जो दूसरे रूपों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। या फिर आप बात कर सकते हैं कि जो घर में हमारे बर्तन होते हैं चाय वगैरह बनाने के, उनके ऊपर जो हत्ते लगे होते हैं वो भी होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, उसको भी गर्म करके उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, वो पिघलता नहीं है। और बेकेलाइट, बर्तनों के हत्ते, स्विच वगैरह, ये जो इसके एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं विकल्प पदार्थ, यानी पदार्थ होता है जो प्लास्टिक होता है, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक के कौन कौन से विकल्प पदार्थ हैं, ठीक है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक यानी धातुओं की अपेक्षा हल्का होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ये प्लास्टिक है जो दोस्तों बहुत ही हल्का होता है, आसानी से इसको यूज किया जाता है। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, इसके अभिलाक्षणिक गुण की बात करें, गुणों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। जैसे मतलब कि लोहे की जैसे कोई भी वस्तु होती है, जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या है, जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्लास्टिक ये जल और वायु इनसे क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ये अनअभिक्रियाशील है। इनसे जो क्रिया नहीं करते हैं और इनका क्या संसारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग है जो रसायन सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। और इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पदार्थों के संचयन के लिए।
जैसे कि बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर भी इनका जो है लेपन किया जाता है। ये किसी भी वस्तु को जंग लगने से बचा सकते हैं, इसीलिए फिर प्लास्टिक का उपयोग दोस्तों किया जाता है। सेकंड बात करें तो प्लास्टिक है जो बहुत ही हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। ये इसके अभिलाक्षणिक गुण है, आप इनको याद कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही दोस्तों काम आने वाली चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हल्का, प्रबल और चिरस्थायी, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि प्लास्टिक जैसे कि बाल्टियां हैं, मग हैं, प्लास्टिक के पात्र हैं जो कि बहुत ही हल्के होते हैं, इसे हल्के, प्रबल और चिरस्थायी हैं, लेकिन विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है इनको विभिन्न, जैसे हम घरों में बर्तन यूज करते हैं, बाल्टी, मग, ये बहुत ही प्रबल है, हल्के हैं, प्रबल हैं। इनको क्या है किसी भी आकार में गर्म करके ढाला जा सकता है। तो ये कौन से प्लास्टिक के भाग हो गए? ये हो गए थर्मोप्लास्टिक के भाग। अगला बात करते हैं, थर्ड आता है हमारा प्लास्टिक है जो कुचालक है। तीसरा प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक कुचालक। प्लास्टिक है जो है कुचालक है और उष्मा और विद्युत के कुचालक है। प्लास्टिक किसके कुचालक है? ये उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। उष्मा और विद्युत, ये इनका कुचालक है, यानी विद्युत। जैसे हमारे घरों में तांबे के तार आते हैं, उनके ऊपर क्या है दोस्तों? प्लास्टिक का लेपन किया हुआ आता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेपन किया हुआ आता है, जिससे अगर उसको छू लें और विद्युत है उसके अंदर तो भी ये कुचालक है, तो इसके अंदर करंट नहीं आता है, ठीक है, इसके अंदर विद्युत नहीं प्रवेश करती है। इसीलिए जो विद्युत के तार आते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का लेपन किया हुआ आता है, जिससे कि इसमें के अंदर है जो बिजली के तारों से इसके अंदर विद्युत प्रवेश ना करें और इससे करंट नहीं आता है। इसीलिए प्लास्टिक के स्विच हैं, जो घरों में जो लाइट के स्विच लगाते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, ये वायु और जल के साथ क्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी है। और प्लास्टिक है जो कुचालक है, ये उष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, प्लास्टिक और पर्यावरण, यानी प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, ये कितना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। दोस्तों इसको आप समझिए, जैसे आप बाजार में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो आप किस में लाते हैं? एक पॉलीथीन की थैली होती है, उसके अंदर डाल कर लेकर आते हैं। वो किसकी बनी होती है? वो प्लास्टिक की बनी होती है। जब उस प्लास्टिक की थैली को हम उसके अंदर से जो जरूरी सामान निकाल देते हैं, वो उसको क्या करते हैं? उसको सड़कों पर फेंक देते हैं, या फिर सड़कों के किनारे जो कूड़े के ढेर लगे होते हैं उसके ऊपर है जो डाल देते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, जैसे घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज़ टूट जाती है तो उसको भी हम बाहर डाल देते हैं। और हर चीज़ है जो प्लास्टिक के अंदर ही आती है, लगभग वस्तु जो प्लास्टिक की बनी आती है हम उपयोग करते हैं इन थैलियों का, प्लास्टिक का, और हम क्या करते हैं? कूड़े के ढेर पर डाल देते हैं। तो प्लास्टिक या अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये अपघटित होने में बहुत समय लेता है। प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत समय लगता है, इसीलिए ये क्या है? पर्यावरण हितैषी है, इसीलिए पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए क्या है दोस्तों? ये पर्यावरण हितैषी है। प्लास्टिक इसीलिए क्या है? प्लास्टिक है जो पर्यावरण हितैषी है, ठीक है। प्लास्टिक को जलाया जाता है, यानी ये डाल दिया जाता है सड़कों के किनारे। फिर इसको क्या किया जाता है? अगर इसको जला दें, प्लास्टिक को
जला दें तो ये जलने में भी बहुत समय लेता है, आसानी से जलता नहीं है, पूर्णतः जलने में बहुत ही लंबा समय ले लेता है। और इस प्रक्रम में क्या होता है, और जब ये जलता है तो धूम बहुत ही ज़्यादा इससे धुआं निकलता है, जिसको कहते हैं धूम। ये धूम कैसा होता है, ये होता है विषैला। और ये विषैला धूम कहाँ चला जाता है, ये पर्यावरण के अंदर चला जाता है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसीलिए प्रदूषित करता है। अब बात करते हैं जैसे कि प्लास्टिक के जो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, वो प्लास्टिक जो आसानी से थोड़ा सा पदार्थ प्रक्रिया वो जीवाणु की क्रिया से अपघटित हो जाता है, उसे जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है दोस्तों, उसको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर इसका समाधान क्या है, यानी ये पर्यावरण प्रदूषण करता है तो इसके समाधान क्या क्या है। तो इसके समाधान की बात करें तो सबसे पहले तो हम प्लास्टिक का बहुत से कम उपयोग में लें। प्लास्टिक के पदार्थ आते हैं, इनका उपयोग कम करने में सहयोग भी दें। और जो बाज़ार में प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैलियाँ मिलती है, इनको भी आप बहुत कम यूज में लें। अगर ले भी आएँ तो इनको बार बार यूज लें, इनको सड़क के किनारे फेंकें नहीं। इस प्रकार है जो पर्यावरण की हम रक्षा कर सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग करें तो भी इसका बहुत है, जो कम उपयोग करें, और अगर कर भी लें तो इसका पुनः बार बार उपयोग करें, ठीक है। और इसको अगर इकट्ठा भी करें, ये प्लास्टिक इसको कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। आप प्लास्टिक की जगह कपास या जूट के बने थैलों का भी प्रयोग कीजिए, जिससे क्या प्लास्टिक का उपयोग कम होगा और पर्यावरण को कम हानि पहुँचेगी। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को है ना, जो अलग अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए, ठीक है। जिससे क्या है आप पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में सहयोग दे सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखने के लिए, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो आपके चौथे चैप्टर का अपलोड करेंगे तो सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए पार्ट 4। थैंक यू ऑल ऑफ यू।